ये कहानी है ऐसे 4 सोल्जर्स की जो हजारों साल से धरती पर रहते आ रहे हैं, जिन्होंने ना जाने कितनी लड़ाइयां लड़कर इंसानों की हिफाजत की है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इतने सालों के बाद भी ये लोग जिंदा कैसे हैं। इन 4 लोगों की टीम में एंडी, बुकर, निक और जो हैं, जिनमें एंडी उम्र में सबसे बड़ी और इनकी टीम लीडर है। अब एक दिन बुकर और एंडी एक पूर्व CIA एजेंट कॉपले से मिलते हैं, जो उनके साथ मिलकर एक रेस्क्यू मिशन प्लान करता है। दरअसल कुछ आतंकवादियों ने एक स्कूल पर हमला करके वहां के सभी टीचर्स को मार दिया है और उनमें से 17 स्टूडेंट्स को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल जिनकी लोकेशन साउथ सूडान में है। अब सवाल छोटे बच्चों का था, इसीलिए एंडी इस मिशन को अंजाम देने के लिए मान जाती है और अपनी 4 लोगों की टीम के साथ हेलीकॉप्टर से उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। अब कई घंटे का पैदल सफर तय करने के बाद ये लोग आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और वहां तैनात कई मिलिटेंट्स को मौत के घाट उतार देते हैं। तभी एक रूम के बाहर एंडी बच्चों के शूज देखती है, जिन्हें देखकर सभी को लगता है कि लड़कियां इसी रूम के अंदर हैं। जिसके बाद ये लोग दरवाजा तोड़कर उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये रूम पूरी तरह से खाली होता है। तभी अचानक से उनके सामने कुछ सोल्जर्स आते हैं, जो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सभी को मार देते हैं। जब ये मिलिटेंट्स यहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ एक चमत्कार होता है। एंडी और उसकी टीम के घाव अचानक से भरने लगते हैं और ये लोग फिर से किसी तरह जिंदा हो जाते हैं। इससे पहले कि मिलिटेंट्स कुछ समझ पाते, ये लोग उन पर किसी दानव की तरह टूट पड़ते हैं और पूरी की पूरी फौज को कुछ ही मिनट्स में मार डालते हैं। तभी उस रूम के अंदर एंडी को एक हिडन कैमरा मिलता है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि ये चाल उस CIA एजेंट कॉपले की है, जो इस पूरी की पूरी घटना को अपने मॉनिटर पर देख रहा था। अब ये लोग इस घटना से काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अब उनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। इसीलिए एंडी डिसाइड करती है कि वो लोग उस CIA एजेंट को ढूंढकर मार डालेंगे, ताकि उनका राज ही रहे। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर US आर्मी को दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही होती है। तभी नाइल नाम की सोल्जर तलाशी के लिए घर के अंदर जाती है। पूछताछ के दौरान उसे पता चलता है कि वह आतंकवादी इसी घर में छुपा हुआ है, जिसके बाद उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है और वह उस आतंकवादी को गोली मार देती है। लेकिन इसी दौरान ये मिलिटेंट चाकू से हमला करके नाइल के गले को काट देता है और नाइल बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है। वहीं ट्रेन में सफर कर रहे उन 4 गार्ड्स को नाइल का सपना आता है, जो गला कटने के बाद अभी भी जिंदा है। वहीं नाइल भी अपने सपने में इन गार्ड्स को देखती है। इसका मतलब है कि वह फौजी लड़की भी इनमें से एक है, जो इन्हीं की तरह अमर है। एंडी बताती है कि ऐसा 200 साल बाद हुआ है, जब उन्हें कोई नया साथी मिला है। जिसके बाद एंडी डिसाइड करती है कि वह उसे लेने अफगानिस्तान जाएगी, जो उस लड़की का स्केच तैयार करके एंडी को दे देता है, जिसे लेकर एंडी चलती ट्रेन से कूद जाती है। वहीं नाइल और उसके साथी इस बात से हैरान होते हैं कि आखिर उसके गले पर चोट का निशान क्यों नहीं है। सभी को लगता था कि नाइल का बच पाना नामुमकिन है। इससे पहले कि नाइल कुछ समझ पाती, तभी एक ऑफिसर उसे इन्फॉर्म करता है कि आगे की टेस्टिंग के लिए उसे जर्मनी भेजा जा रहा है। हालांकि नाइल इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। वहीं उस CBI एजेंट कॉपले को दिखाया जाता है, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक से मिलता है, जिसके कहने पर उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो देखने के बाद स्टीव को बहुत आश्चर्य होता है। वह कॉपले से इन 4 लोगों को उसके पास लाने के लिए कहता है, ताकि वह उन लोगों पर रिसर्च करके उनके अमर होने का राज पता कर सके। वहीं एंडी मिलिट्री बेस पर पहुंच जाती है और इससे पहले कि वो लोग उसे रिसर्च के लिए जर्मनी भेजते, एंडी वहां पहुंचकर नाइल को बचा लेती है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले आती है। लेकिन जब नाइल को होश आता है, तो वह चलती कार से कूद जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी एंडी उसे पीछे से गोली मार देती है और वह जमीन पर गिर जाती है। लेकिन थोड़े ही समय बाद उसकी बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाती है और वह फिर से जिंदा हो जाती है। अब नाइल को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और वह हड़बड़ाहट में एंडी को चाकू मार देती है। लेकिन एंडी उसे अपने साथ एक एयरबेस पर ले आती है, जहां स्मगलर्स का ये प्लेन ड्रग्स की सप्लाई लेकर पेरिस जा रहा है। दरअसल एंडी के बाकी 3 साथी भी उनका वही इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे ही प्लेन उड़ान भरना शुरू करता है, तो एंडी काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से सो जाती है, जिसका फायदा उठाकर नाइल उसका हाथ बांध देती है और पायलट को गन पॉइंट पर लेकर प्लेन लैंड कराने के लिए कहती है। लेकिन एंडी के सामने नाइल अभी छोटी
छोटी बच्ची थी। वह उस पर हमला करती है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। नाइल अपने पूरे दमखम के साथ मुकाबला करती है, लेकिन एंडी उसे चारों खाने चित कर देती है। हालांकि एंडी उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन नाइल को यकीन दिलाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। जब नाइल अपने जख्मों को भरते हुए देखती है तो उसे भी अब यकीन हो जाता है कि वह भी उनमें से एक है। और अब कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग अपने सेफ हाउस यानी कि पेरिस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर एंडी नाइल का परिचय अपनी टीम के बाकी सदस्य से करवाती है। नाइल पूछती है कि तुम लोग मुझे सपने में क्यों दिखे। निकी बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ ताकि हम तुम्हें ढूंढ सकें। दरअसल बुकर हमारा आखिरी साथी था जो 1812 में हमें मिला था। अब नाइल के मन में अनगिनत सवाल चल रहे होते हैं। वह एंडी से पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है। एंडी बताती है कि शायद कई हजार साल। ये सुनकर वह शॉक्ड हो जाती है। नाइल पूछती है कि क्या हम अमर हैं। एंडी बताती है कि ऐसा नहीं है, समय आने पर हम लोग भी एक दिन मर जाएंगे। उनके एक साथी योद्धा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब एक जंग के दौरान लगी चोट में उसके घाव भरने बंद हो गए और वह मर गया, लेकिन ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि उनका आखिरी समय कब आएगा। अब जब सभी लोग सोने चले जाते हैं तो नाइल को एक बुरा सपना आता है। उसने अपने सपने में एक औरत को देखा जो एक लोहे की ताबूत में बंद समुंदर में पड़ी है। वह बार बार मर जाती और जिंदा हो जाती। ये बात सुनकर तो मानो उन चारों गार्ड्स को सांप सूंघ गया हो। निकी बताता है कि उसका नाम क्विन था जो पिछले 500 सालों से उस ताबूत में बंद है। दरअसल वह हम में से एक थी। वह पहली योद्धा थी जो एंडी को मिली थी, जिसके बाद वो दोनों साथ रहने लगी और उन्होंने मिलकर हजारों लड़ाइयां लड़ी। एक समय वो दोनों इंग्लैंड में थी। वो उन लोगों को आजाद कर रही थी जिन पर जादू टोने का झूठा आरोप लगा था, लेकिन बाद में एंडी और क्विन पर ही आरोप लगाकर उन दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। जब वो दोनों नहीं मरी तो उन्होंने क्विन को एक लोहे के ताबूत में बंद करके बीच समंदर में कहीं फेंक दिया। हालांकि एंडी वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गई, जिसके बाद उन्होंने काफी समय तक क्विन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े समंदर में उसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल काम था, जिसके लिए एंडी खुद को कसूरवार मानती आ रही है। अब जब नाइल और एंडी बाहर टहलने जाती हैं तो उस CIA एजेंट कॉपले के लोग उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं, जो बुकर को बुरी तरह घायल करके निकी और जो को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि बुकर के घाव फिर से भरने लगते हैं, लेकिन कॉपली के लोग फिर से उन्हें पकड़ने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इस बार एंडी उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार होती है। वह उन्हें अपनी तलवार से गाजर मूली की तरह काट देती है और जितने भी सोल्जर्स उन पर हमला करने आए थे वे अकेले ही उन सभी को मार देती है। कोपली भी ये सब देख रहा होता है। जब उसे खतरा महसूस होता है तो वह निकी और जो को प्लेन में बिठाकर यहाँ से ले जाता है। वहीं एंडी, बुक और नाइल भी अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग अपने दूसरे सेफ हाउस पहुँचते हैं जो एक बहुत पुरानी खदान होती है। दरअसल ये खदान सन 1150 में एंडी का घर हुआ करती थी। तभी एंडी देखती है कि उसके शोल्डर पर जो जख्म था वह अभी तक नहीं भरा है। ये देखकर वह काफी परेशान होती है और वह बुकर और नाइल को बिना बताए सुपरमार्केट पहुंच जाती है। स्टोर में मौजूद महिला एंडी को देखकर समझ जाती है कि वह काफी तकलीफ में है, इसीलिए वह उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और उसके जख्म को साफ करके पट्टी बांध देती है। यानी कि अब एंडी एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है जिसके जख्म भरने बंद हो गए हैं। वह अपने उस साथी को याद करती है जिसने आखिरी बार अपना दम तोड़ा था। वहीं कॉपले, निक और जो को लेकर मैरिक के पास जाता है जो उन पर रिसर्च करने के लिए बेहद उत्सुक होता है। वह टेस्ट करने के लिए निक पर कई हमले करता है। जब उसके घाव भरने लगते हैं तो वह सरप्राइज्ड हो जाता है, जिसके बाद उन्हें रिसर्च के लिए लैब के अंदर ले जाया जाता है जहां मौजूद डॉक्टर उनकी बॉडी से सैंपल कलेक्ट करना शुरू कर देती है। मैरिक कहता है कि वह उनके जेनेटिक कोड्स के बारे में पता लगाएगा और पूरी मानव जाति को एक ऐसा जीवन प्रदान करेगा जो हजारों साल तक जीवित रहेंगे। लेकिन जब तक उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिल जाती तब तक वह उन्हें आजाद नहीं करेगा। वहीं बुकर को कॉपले का एड्रेस मिल जाता है जो लंदन में कहीं शो होता है, जिसके बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन नाइल इस लड़ाई में एंडी का साथ देने से मना कर देती है। दरअसल वह अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, जिसके बाद एंडी उसकी बात सुनकर अपनी गन और कार देकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है।
जिसके बाद बुकर और एंडी उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं नाइल भी कार लेकर वहां से चली जाती है। तभी वह अपनी गन चेक करती है जो उसे एंडी ने दी थी। जब नाइल देखती है कि ये गन खाली है तो उसे बुकर पर शक हो जाता है। वहीं जब एंडी घर के अंदर पहुंचती है तो उसका सामना कॉपले से होता है, जिसे वह गन पॉइंट पर लेकर निकी और जो के बारे में पूछती है। लेकिन तभी बुकर अपनी ही साथी एंडी को पीछे से गोली मार देता है। एंडी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बुकर कहता है कि दरअसल वह इस रिसर्च में मैरिक का साथ देना चाहता है, क्योंकि अगर उसने हमारे अमर होने का राज पता कर लिया तो हम अपनी मौत के बारे में भी पता लगा सकते हैं। लेकिन बुकर इस बात से अनजान था कि एंडी अब अमर नहीं है। उसके जख्म से अब भी खून बह रहा है, क्योंकि अब उसके घाव भरने बंद हो गए हैं। जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वह अपने किए पर पछताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मैरिक अपने लोगों के साथ आ जाता है, जो उन दोनों को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और उन्हें भी रिसर्च के लिए उसी लैब में भेज देता है जिसमें निक और जो हैं। हालांकि वहाँ मौजूद डॉक्टर एंडी का इलाज करके उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ नाइल भी अपना प्लान चेंज करके वापस लौट आती है और कॉपले से अपने साथियों के बारे में पूछती है। कॉपले बताता है कि मैरिक और उसके लोग उन्हें टेस्ट के लिए लैब लेकर गए हैं। वह बताता है कि मैरिक को सिर्फ अमर होने के फॉर्मूले से मतलब है, उसे एंडी के अच्छे कामों की कोई परवाह नहीं है। वह नाइल को एंडी पर की गई अपनी रिसर्च दिखाता है, जिसने इस दुनिया में ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है। नाइल पूछती है कि फिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया। कॉपले बताता है कि उसकी वाइफ कैंसर के चलते मर चुकी है, इसीलिए वह जानता है कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। अब वह चाहता है कि मैरिक उन लोगों के जेनेटिक कोड्स की मदद से कोई ऐसी दवाई बनाए जो लोगों को किसी भी जानलेवा बीमारी से बचा सके। लेकिन अब मैरिक के सर पर अमर होने का भूत सवार है, इसीलिए वह उन गार्ड्स को आजाद करने में नाइल की मदद करेगा। जिसके बाद ये दोनों कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहां कॉपले एंट्री दिलवाने में नाइल की मदद करता है। तभी नाइल का सामना 3 सोल्जर्स से होता है, जो उसे देखते ही गोली मार देते हैं। उन्हें लगता है कि नाइल अब मर चुकी है, लेकिन वह उन तीनों गार्ड्स को मौत के घाट उतार देती है। थोड़ी ही देर में बाकी गार्ड्स को भी इसके बारे में पता चल जाता है और उनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन नाइल उनसे बचते हुए लैब के अंदर पहुंच जाती है और अपने सभी साथियों को रिहा कर देती है। जिसके बाद ये 5 लोग मिलकर मैरिक को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनका सामना वहां मौजूद गार्ड से होता है, जिन्हें ये लोग आसानी से मारकर उनके हथियार लूट लेते हैं। हालांकि इस दौरान एंडी काफी दर्द से गुजर रही होती है। तभी वहां एक धमाका होता है, जिसमें ये लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। उन्हें हर तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन एंडी हार नहीं मानती और वह कुल्हाड़ी से उन सोल्जर्स पर हमला कर देती है। उसका सामना एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर से होता है, जिसे वह आसानी से हरा देती है और उससे मैरिक का पता पूछती है। वह बताता है कि मैरिक कुछ गार्ड्स के साथ पेंट हाउस में छुपा हुआ है। तभी निक पीछे से आकर उन्हें गोलियों से भून देता है और एक एक करके मैरिक के सभी गार्ड्स को मार देता है। लेकिन मैरिक किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए तीनों गार्ड्स नीचे जाते हैं। हालांकि एंडी को काफी दर्द हो रहा होता है, इसीलिए नाइल उसके पास रुक जाती है। तभी वहां मैरिक आ जाता है, जो एंडी पर गन तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन इससे पहले कि वह एंडी पर हमला करता, नाइल उसे लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है, जिसमें मैरिक की मौत हो जाती है और थोड़ी ही देर में नाइल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और अब फाइनली ये लोग इस मिशन को खत्म करके अपने खुफिया ठिकाने पर लौट जाते हैं, जहां सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि बुकर ने अपनी टीम के साथ गद्दारी की है, इसीलिए उसे अगले 100 साल तक अकेले रहना होगा। जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो ये सब लोग एक बार फिर से इसी जगह पर मिलेंगे। हालांकि सभी को इस बात का दुख होता है कि वह अपने साथी को अकेला छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। अब ये लोग कॉपले के घर जाते हैं और उन पर की गई रिसर्च को देखकर अपने पुराने दिन याद करते हैं। एंडी कॉपले से कहती है कि आज से हर मकसद को पूरा करने में तुम हमारी मदद करोगे और हमारे लिए ऐसे मिशन ढूंढोगे जो मानव कल्याण के हित में होंगे। वहीं दूसरी तरफ बुकर को दिखाया जाता है, जो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए काफी ज्यादा शराब पीने लगा है। एक दिन जब वह अपने घर आता है तो देखता है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही वह घर के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि उसके सामने क्वीन खड़ी है, जो समंदर में दफन उस ताबूत से आजाद हो चुकी है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी स्टोरी दी ओल्ड गार्ड मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।